हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। यह पेपर आपका बाल विकास का है, जो कि आपका 19 दिसंबर 2016 को यह परीक्षा हुई थी। इसको मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कराऊंगी। इसके 30 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ CDP की, हिंदी की बात करूं और आपका साथ ही यहाँ पे EVS की बात करूं, तो इन तीनों को मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट डिस्कस करा रही हूँ। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को। संस्कृत को मैं यहाँ पे अभी जो क्लासेस हैं इनको कराना स्टार्ट करूँगी, तो आपको इनको अच्छे से समझना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जीन प्याजे की। तो जीन प्याजे हैं वह किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए। जो आपके जीन प्याजे हैं यह किसके विकास के लिए जाने जाते हैं? तो यह आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इनकी बात करूं मैं तो यह रहने वाले कहाँ के थे? तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने प्रयोग किया था, तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसलिए इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और मैं बात करूँ जीन प्याजे के बारे में, तो इनके सिद्धांत के और भी अन्य नाम हैं। यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया। और मैं दूसरा बात करूँ, यहाँ पे ज्ञानात्मक विकास आ जाता है, ज्ञानात्मक विकास आ जाता है आपका। और थर्ड आता है आपका यहाँ पे, थर्ड आता है आपका विकासात्मक विकास, विकासात्मक विकास। ठीक, इनके यह सिद्धांत के अन्य नाम हो जाते हैं। इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इनके सिद्धांत के नाम हो जाते हैं संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और विकासात्मक। यह रहने वाले स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उनके बारे में खोजा था। और इनके सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। तो 4 अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यह बताना है आपको कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होता है, इसको हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो मानव का शरीर होता है यह 2 भागों में बटा होता है। एक होता है आपका दायां भाग और दूसरा होता है आपका बायां भाग। इतना आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो हमारा शरीर का भाग है वह कितने 2 भागों में, दूसरे भागों में बटा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। और यह आपका दायां भाग होता है, दूसरा आपका बायां भाग होता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो जो आपका प्राप्तांक है उसमें उस समूह में जो बार बार आ रहा है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बहुलक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, या मानक विचलन कहते हैं। तो जो आपका बार बार आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा चुका है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, एक क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह बताना है कि यह जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है यह किसने दिया है? तो पावलोव ने,
स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आपका स्किनर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? स्किनर हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यह आपके क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन हो जाते हैं? स्किनर हो जाते हैं। और मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, चूहों पर, और साथ ही इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? तो यहाँ पे हम बात करते हैं पावलोव के बारे में। थोड़ा सा समझते हैं कि जो आपके पावलोव हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कौन सा दिया था? इन्होंने दिया था क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, स्किनर ने किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक की बात करूं तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और कोहलर की मैं बात करूं तो इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी कौन था? एक बंदर था। कौन था? बंदर था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, पावलोव के सिद्धांत की मैं बात करूं तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत हो जाता है। कौन सा सिद्धांत हो जाता है? इनका सिद्धांत हो जाता है क्लासिकल 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 अनुबंधन सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत हो जाता है। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत की मैं बात करूं तो इनका सिद्धांत हो जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इनका सिद्धांत हो जाता है। ठीक, सिद्धांत हो जाता है। आगे मैं बात करूं कोहलर की तो इनके सिद्धांत का नाम हो जाता है सूझ का सिद्धांत। कौन सा? सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत। ठीक, चलिए पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। चिंपैंजी कौन था? बंदर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में बताना है, यह किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, या फिर विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा है यह किस सिद्धांत से संबंधित हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाता है कि यह आपके सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित हैं। आपके कौन? अल्बर्ट बंडूरा। इतना आपको ध्यान रखना है। यह आपके कौन से सिद्धांत से संबंधित हैं? तो यह आपके सामाजिक के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था, स्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया था, या सिरिल वर्ट ने दिया था? तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे, यह आपका बिने साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिने साइमन ने आपका यह प्रत्यय दिया था। कौन सा प्रत्यय? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो यह आपका किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? और यह जो परीक्षण दिया था बिने साइमन ने कब दिया था? तो यह आपका 1905 में दिया था। 1905 में दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम नहीं है? तो कौन सा इनमें से नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर अभ्यास का नियम? यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। यह जो नियम है आपके किसके नियम हो जाते हैं? तो यह आपके थॉर्नडाइक के हो जाते हैं। किसके हैं? थॉर्नडाइक के हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए थॉर्नडाइक के बारे में। इन्होंने अपने 2 नियम दिए थे। तो 2 नियम में पहले बात करते हैं। सबसे पहला आता है इनका मुख्य नियम और दूसरा आता है इनका गौड़ नियम। मुख्य नियम है इन्होंने दिए थे 3 और गौड़ नियम इनके हैं 5। ठीक, इन्होंने 5 नियम दिए हैं। गौड़ और मुख्य इन्होंने 3 नियम दिए हैं। तो यहाँ पे जो नियम पूछे गए हैं कौन सा नहीं है?
तो इसमें आपके मुख्य नियम 3 दिए हैं और चौथा आपका यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कौन से इनके 3 नियम हो जाते हैं। थार्नडाइक के मुख्य नियम की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका, सबसे पहला आता है यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहला आता है इनका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम आता है। ठीक, दूसरा आता है इनका प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम आता है। और तीसरा आता है इनका अभ्यास का नियम। यह इनके 3 नियम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनका कौन सा नियम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है। इनका तनाव का नियम है, यह नहीं है, क्योंकि इन्होंने तत्परता का नियम दिया था। इन्होंने कौन सा नियम दिया है, तत्परता का नियम दिया है। और इन्होंने अभ्यास का, प्रभाव का, यह 3 नियम दिए हैं। चौथा इनका यहाँ पे तनाव का नियम नहीं है। यह आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। थार्नडाइक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो थार्नडाइक ने प्रयोग बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और यह रहने वाले कहाँ के थे, तो यह आपके अमेरिका के रहने वाले थे। और थे कौन, यह आपके पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, इतना आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और कौन से शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, तो यह आपके प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक आपके कहे जाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। का 8 आता है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। तो सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत ने पावलोव ने प्रयोग किया है, तो बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। मैंने आपको यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन निकल के गया है वहाँ पे मैंने बताया है कि जो आपका पावलोव है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो यह बात आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है, इन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इतना आपको पता होना चाहिए। पावलोव की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। और इनको 1904 में कुत्ते की जो पाचन क्रिया है, कुत्ते की पाचन क्रिया का इन्होंने शोध किया था। पाचन क्रिया का क्या किया था, इन्होंने शोध किया था। उस पर इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। इतना आपको पता होना चाहिए। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है कुत्ते की पाचन क्रिया पर। और 1904 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। यह आपके पावलोव हो जाते हैं। प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था, कुत्ते की पाचन क्रिया पर इन्होंने प्रयोग किया था। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ के द्वारा जो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, तो यह थार्नडाइक हो जाते हैं, कोहलर हो जाते हैं, पावलोव हो जाते हैं, या फिर आपके वुडवर्थ हो जाते हैं। तो जो आपका सूझ का सिद्धांत है इनका प्रतिपादन किन्होंने किया है, तो इसका सही आंसर होता है आपका कोहलर। ठीक, सूझ के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है कोहलर ने किया है। थार्नडाइक की बात करूं तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। पावलोव की बात करूं तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं कोहलर की बात करूं तो सूझ का सिद्धांत दिया है। और मैं यहाँ पे सिद्धांत की बात करूं तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, बंदर पर प्रयोग किया था। इतना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो सूझ का सिद्धांत है यह जो बंदर पर इन्होंने प्रयोग किया था, किसने, कोहलर ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और उसी को नियमित रखना, यह आपका क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाती है, संवेदना कहलाती है, सीखना कहलाता है, या फिर आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का, यह आपकी प्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन कहलाती है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, उसको उसी तरीके से जारी रखना और नियमित रखना, नियंत्रित रखना, यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी प्रेरणा कहलाती है। और यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा आपकी गुड ने दी है। यह परिभाषा आपकी गुड के अनुसार दी
गई है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, गुण के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोलते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। जो आपकी विस्मृति है, इसको कम करने का उपाय है। तो इसको कम करने का क्या उपाय है? तो सीखने में कमी है, या फिर सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि है, या पाठ की पुनरावृत्ति है, या स्मरण करने में कम ध्यान देना है। तो यह बात आपको यहाँ पे बतानी है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। तो क्या होता है विस्मृति को कम करने का उपाय? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। यह आपका पाठ की क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है। पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है। इसका हम जो विस्मृति है, हम किसी भी चीज़ को याद नहीं करते हैं तो विस्मृति हो जाती है, यानी हम उसको भूल जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं, यह बात बतानी है। तो मोटिवेशन के हैं, अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं, या फिर मूल प्रवृत्ति के हैं। तो आपको बताना है कि क्रोध व भय प्रकार किसके हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है, यह आपके क्या हो जाते हैं? यह आपके संवेग होते हैं। क्रोध और भय, प्रेम, यह आपके क्या हैं? यह सभी आपके संवेग हो जाते हैं, इमोशंस हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, इनकी संख्या की मैं बात करूं तो संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक, और यह जो संवेग हैं आपके मूल प्रवृत्तियां हैं, किसने दी हैं? तो यह आपकी मैकडूगल के अनुसार दी गई हैं। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार दी गई हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना है। तो यह बताना है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, अनुकरण कहलाता है, कल्पना कहलाता है, या फिर आपका चिंतन कहलाता है। कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना यह आपका सीखना कहलाता है, अनुकरण कहलाता है, कल्पना कहलाती है, या फिर चिंतन कहलाता है। तो जब हम किसी दूसरे के व्यवहार की नकल कर रहे हैं, यहाँ पे नकल शब्द आ रहा है, तो यह आपका अनुकरण कहलाता है। शिक्षक पढ़ा रहा है, इसी तरीके से बच्चा है उन चीज़ों को सीख रहा है। जब शिक्षक बाहर चला जाता है क्लास से, बच्चा बोर्ड पर आकर के वो टीचर की तरह एक्टिविटी करता है, यही आपका क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। बच्चे ने सीखा है, टीचर की नकल की है, यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में मदद में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या फिर सीखना कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते तो उसे हम कहते हैं, इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 14 का, इसको हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। इसको हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि सीखी हुई बात को, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं, या इसको हम ध्यान कहते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि स्मरण रखने या पुनः दोबारा से स्मरण करने की असफलता को हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। बच्चा है, बच्चे ने पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, लेकिन उसको कुछ समय बाद वह भूल जाता है, इसी चीज़ को हम विस्मृति कहते हैं। बार बार याद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह भूल चुका है, उसी चीज़ को हम विस्मृति यहाँ पे कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि टर्मन के अनुसार 90 और 100 के बीच जो आपकी बुद्धि लब्धि है, इसका यह कौन से बालक की मानी जाती है 90 और 100 के बीच में? तो यह आपकी मंद बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है, श्रेष्ठ बुद्धि होती है, या फिर आपकी
क्षीण बुद्धि होती है। तो इसका सही आंसर होता है, तो 90 से 100 के बीच में आपकी सामान्य बुद्धि होती है। 90 और 100 के बीच में आपकी सामान्य बुद्धि होती है। टर्मन के अनुसार 130 प्लस हो तो यह बच्चा है आपका कैसा होता है, यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चा होता है। कैसा बच्चा होता है, प्रतिभाशाली बच्चा होता है, उसकी बुद्धि प्रतिभाशाली होती है। और आपकी यहाँ पे 71 से कम हो जाती है, 71 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि बच्चा कहते हैं, जड़ बुद्धि वाला बच्चा कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। स्टैनले हॉल हैं, इनके बारे में पूछा है आपसे कि यह सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है। तो बुद्धि की प्रकृति की करता है, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका की करता है, या मूल्यों का विकास की करता है, या फिर किशोरावस्था के विकास की करता है। तो हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर होता है, यह आपकी किशोरावस्था के विकास की बात करता है। स्टैनले हॉल ने परिभाषा दी है, इनकी एक परिभाषा हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी परिभाषा है, कई बार पूछी जा चुकी है कि बच्चे की जो किशोरावस्था होती है बड़े ही कैसी अवस्था होती है, तो संघर्ष की अवस्था होती है। संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था होती है। यह बात किसने कही है, तो यह आपके स्टैनले हॉल ने कही है। स्टैनले हॉल ने कही है कि किशोरावस्था है वह बड़े ही संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो आपको बताना है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने, या फ्रायड ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। यह आपके कौन हो जाते हैं, फ्रायड हो जाते हैं। मनोलैंगिक विकास के जो महत्व दिया है तो किसने दिया है, तो यह आपके सिगमंड फ्रायड हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, सिगमंड फ्रायड हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आपका मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, किसने, सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बताना है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। जो आपकी मनोविज्ञान की प्रथम आपकी प्रयोगशाला है, इसको किसने स्थापित किया था। तो यह आपके डब्ल्यू बुंट हो जाते हैं, सिगमंड हो जाते हैं, पावलव हो जाते हैं, या फिर आपके वॉटसन हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होता है, यह आपके डब्ल्यू बुंट हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, डब्ल्यू बुंट हो जाते हैं। इन्होंने इनको हम क्या मानते हैं, इनको हम आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक मानते हैं। इसकी स्थापना की थी, कहाँ पे की थी, स्थापना इन्होंने जर्मनी में की थी। जर्मनी के कहाँ पे की थी, लिपजिंग शहर में की थी। लिपजिंग शहर में इन्होंने की थी इसकी स्थापना। और इन्होंने कब की थी, 1879 में की थी स्थापना इसकी। कहाँ पे की थी, जर्मनी में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में डब्ल्यू बुंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है। आपको यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है आपको कि जो आपके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला है यह किसने रखी थी। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला की बात करते हैं तो यह आपके फ्रांज बेंटानो हो जाते हैं, मैक्स वर्दीमर हो जाते हैं, एडगर रूबिन हो जाते हैं, या फिर कर्ट लेविन हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन हो जाते हैं जो आपके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी है। तो यह आपके मैक्स वर्दीमर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, मैक्स वर्दीमर हो जाते हैं। इन्होंने गेस्टाल्टवाद की क्या रखी है, इन्होंने आधारशिला रखी है। ठीक, और यह आपके कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो यह आपके जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संगणन का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो यह अधिगम से है, अभिप्रेरण से है, स्मृति से है, या फिर आपका सृजनात्मकता से है। तो जो आपका संगणन का सिद्धांत है यह किससे संबंधित है,
तो यह आपका मेमोरी से संबंधित है, स्मृति से यह संबंधित आपका सिद्धांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो यह आपका व्यवहारवादियों का है, संरचनाविदों का है, मनोविश्लेषकों का है या गेस्टाल्टवादियों का है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर बताना है। तो यह आपका किसका सिद्धांत हो जाता है, यह आपका गेस्टाल्टवादियों का हो जाता है। जो आपका क्षेत्र सिद्धांत है यह आपका गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है। यहाँ पे बताना है कि जो बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। जो आपका बैटरी का प्रयोग होता है किसके मापन के लिए हम करते हैं, व्यक्तित्व के मापन के लिए, रुचि के मापन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए या फिर आपका अभिक्षमता के मापन के लिए। तो बैटरी का जो प्रयोग है हम किसके मापन के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, हम बुद्धि के मापन के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं। भाटिया बैटरी की यहाँ पे बात हो रही है, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं किसकी बात हो रही है, भाटिया बैटरी की बात हो रही है। तो यह किसके लिए है, तो यह आपका बुद्धि के लिए मापन से संबंधित है। किसके मापन से, बुद्धि के मापन से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाती है भाटिया बैटरी। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक। चलिए और इसकी मैं बात करूं तो यह आपका कैसा परीक्षण होता है। तो यह आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। कैसा होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, इतना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जो आपका भाटिया बैटरी परीक्षण है यह आपका कैसा होता है, यह आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है किसने दिया था, यह बताना है। हल ने दिया है, थार्नडाइक ने, स्किनर ने, वॉटसन ने। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यह आपके कौन हो जाते हैं, स्किनर हो जाते हैं। इन्होंने कौन सा प्रत्यय दिया है, तो अभिक्रमायोजित अधिगम का इन्होंने प्रत्यय दिया है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। और इनके सिद्धांत का एक नाम हो जाता है जिसका नाम है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम हो जाता है। और इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर और साथ ही इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था, इतना आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं के सिद्धांत का एक और नाम है आपका, कौन सा नाम है, अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत, ठीक। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत, दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है। यहाँ पे बताना है आपको कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरण कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या फिर अभिक्षमता कहते हैं। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका अधिगम हो जाता है। अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना, इसको हम सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो यह आपका प्रतिदर्श सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है या फ्लूइड या क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत है। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यह आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत हो जाता है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होता है। तो यह आपका गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट
मोटिवेशन का काम करता है, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील होता है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक लाइक कर दिया कीजिएगा, बस इतना ही, आप मेरे लिए इतना सपोर्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि आपको बतानी है। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा जा चुका है, यानी कि यह बुद्धि लब्धि है आपकी, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। तो आपको समझना है कैसे हम बुद्धि लब्धि को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं। तो IQ बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका मानसिक आयु। क्या होता है मानसिक आयु, यहाँ पे आपका कौन सी आयु होती है, यहाँ पे आपकी वास्तविक आयु होती है और यहाँ पे आपका 100 हो जाता है। अब हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पे 8 वर्ष के सुधीर की जो मानसिक आयु है वह 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि आपसे पूछी गई है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो मानसिक आयु आपकी जो सुधीर है इसकी कितनी है, तो यहाँ पे 10 है मानसिक आयु। IQ बराबर यहाँ पे 10 हो जाता है और कितने वर्ष है, यहाँ पे 8 वर्ष हो जाती है और यहाँ पे 100 आ जाता है। ठीक, अब हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे काटिएगा, 2 से काटते हैं 5 बार, 2 से काटते हैं 4 बार, 4 से हमने 100 को काटा तो यहाँ पे 25 बार गया, 25 का गुणा हमने 5 में किया तो 25 पंजे 125 आ जाता है। 125 इसकी क्या हो जाती है, बुद्धि लब्धि हो जाती है। आपने समझा कि मानसिक आयु जो आपका IQ होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यहाँ पे गुणा में 100 हो जाता है आपका। तो यह इसका सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। आपको सूत्र पता है तो आपका आंसर अच्छे से निकल आएगा। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे 125। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यह आपका जेम्स लैंग सिद्धांत हो जाता है, या फिर हाइपोटोलसिस सिद्धांत हो जाता है, या फिर आपका सक्रियता सिद्धांत हो जाता है, या फिर आपका अभिप्रेरण का सिद्धांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आंसर बताना है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, यह आपका जेम्स लैंग सिद्धांत होता है। कौन सा होता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यह आपका कौन सा सिद्धांत हो जाता है, यह आपका जेम्स लैंग सिद्धांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक जो तनाव है वह क्या कहलाता है। यानी कि कोई भी इच्छा है, किसी भी चीज की आवश्यकता है आपको, उसमें क्या आ रही है, रुकावट आ रही है। रुकावट पड़ने पर जो हमारे अंदर जो उत्पन्न जो संवेग होता है वह पूछा है आपसे, जो तनाव हमारे अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, कुंठा कहते हैं, चिंता कहते हैं, या इस चीज को हम तनाव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होता है, इस चीज को हम कुंठा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारी इच्छा है, हमारी आवश्यकता है, उस चीज पे हमारी क्या पड़ रही है, रुकावट पड़ रही है, उसको रुकावट है वह उत्पन्न हो रही है उसको पूरा करने के लिए। तो वहाँ पे हमारी क्या, कौन सा हमारा संवेग वहाँ पे हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारी कुंठा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे कि कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो भाषा के विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर आपका शारीरिक विकास से। तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वह
कौन से विकास से संबंधित हो जाता है, तो यह आपका नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग का सिद्धांत आपका नैतिक विकास से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है। सामाजिक विकास की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके कौन हो जाते हैं, वाइगॉत्स्की हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, वाइगॉत्स्की हो जाते हैं। भाषा विकास की बात करूं तो आपके कौन हो जाते हैं, यह आपके चॉम्स्की हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, चॉम्स्की हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चॉम्स्की हो जाते हैं। कौन से, भाषा विकास के, सामाजिक विकास के आपके वाइगॉत्स्की, और नैतिक विकास के आपके कोहल वर्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके 30 हो जाते हैं कंप्लीट। अब मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन से संबंधित, किसी सब्जेक्ट को, यानी कि कोई भी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, आप उस चैप्टर के बारे में आप हमको बोल सकते हैं, हम उसको भी कंप्लीट कराएंगे। तो आपको जिस तरीके से जो भी आपका कोई भी डाउट होता है स्टडी से संबंधित, तो आप हमसे पूछ लेना, हम आपको आपकी कमेंट का आंसर करेंगे। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।